31.5 साल के आंदोलन का जो संघर्ष है वो अपना निर्णायक मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कार्यपालिका से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था में जाकर वहां से कोई निर्णय आना और उसके बावजूद यथार्थ के धरातल पर उन निर्णयों की अवमानना, क्या ये भारतीय लोकतंत्र का एक स्वस्थ दौर है? हम यहाँ पर बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर से, जिन्होंने सतत संघर्ष किया है घाटी में और अभी भी पुनर्वास स्थलों में जो सच्चाई है वो ये है कि वहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कार्यपालिक व्यवस्था अपनी मॉनिटरिंग में अक्षम है, शून्य है। वो बार बार ये कहती है कि उसने अपना काम कर दिया है, सरकार को गलत आंकड़े मुहैया करवाती है, फिर कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट अपने स्तर पर जांच करवाती है और फिर वो सरकारों को फटकार भी लगाती है। तो कार्यपालिक व्यवस्था का ये जो चेहरा है, क्या लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में घातक सिद्ध होगा? इस पर भी चर्चा करेंगे। और नर्मदा घाटी में क्या समस्याएं हैं और 9 मई को जो फैसला आने वाला है वो इस आंदोलन की आयु को भी तय कर देगा और इसके निर्णय को भी तय कर देगा कि इस आंदोलन की जो रेखा है वो आगे बढ़ेगी या यहाँ पर थम जाएगी। ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद ये जितनी भी व्यवस्था है, कार्यपालिक व्यवस्था जो है वो अपना काम नहीं कर रही। आप लोग बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट की अवमानना हो रही है आदेश होगी, क्या लगता है आपको? नर्मदा जैसे विकास के जो प्रतीक बने हुए बड़े बांध या बड़ी परियोजनाएं हैं, इसमें लोगों के जीने के अधिकार का सवाल, अहम सवाल आज देश भर बन गया है। पर्यावरणीय नुकसान हो या सीधा सरल विस्थापन, सबसे लोगों के जीने के जीविका के जो साधन है उन पर असर आता है और उसके कारण उनका न केवल आवास या आबादी परंतु रोजगार ही खत्म होता है। ऐसी स्थिति में कम से कम पुनर्वास ये एक पूर्व शर्त है और होनी चाहिए। नर्मदा के ही मामले में पुनर्वास नीति कुछ हद तक प्रगतिशील होकर तीनों राज्यों के संघर्ष के कारण ट्रिब्यूनल फैसला भी आया और बाद में जन आंदोलन के कारण उस फैसले को व्यवस्थित रूप दिया गया। 14,500 परिवारों को इसीलिए केवल सरदार सरोवर में जमीन मिल गई, लेकिन वो गुजरात और महाराष्ट्र में जहां भी आज सैकड़ों परिवार बाकी है संपूर्ण पुनर्वास के, प्रक्रिया चल रही है पर पूरी नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश में जो मैदानी प्रदेश है निमाड़ का, वहां तो कम से कम 192 गांव और एक नगर जो मध्य प्रदेश का इस अकेले बांध में डूबे हैं और बाकी बांधों में लाखों लोग हैं। यहाँ कम से कम 130-40 गांव ऐसे हैं कि जो बहुत बड़ी जनसंख्या के हैं, पक्के मकानों के हैं, वहाँ शालाएं भी है, धर्मशालाएं भी है, मंदिर, मस्जिद, दुकान, बाजार सब कुछ है और आज जीवन चल रहा है। खेत में हरी भरी मकाई हो या गेहूं हो या केला पपीता हो खड़ा है। इस पूरी परिस्थिति में सरकार का कर्तव्य है कि वो बिना पुनर्वास किसी को न डुबाए। यही ट्रिब्यूनल का फैसला, यही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, वो सरकार जिन किसानों को जमीन की पात्रता होकर भी 5.5 लाख रुपए में उनका अधिकार खत्म करने जा रही थी और जिसमें बहुत बड़ी फर्जी रजिस्ट्रियां हुई, अधिकारी और दलाल ज़ा कमीशन की 7 साल की चौकसी के बाद दोषी करार हो गए, उसमें पुनर्विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 60 लाख रुपया देने का आदेश दिया। आज तक सभी को जिनकी पात्रता है 60 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं। उसमें कोई एक किश्त काट रही है जीआरए, कहीं मुआवजा राशि काट रही है और जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जिनमें है, 4 हेक्टेयर 6 हेक्टेयर, उनको सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं, अभी तक पालन नहीं हुआ और जो एक विषय है जो 9 मई को बैठक होने वाली है, जिसको लेकर आप आवेशित हैं कि कहीं उस बैठक में ये निर्णय ना हो जाए कि गेट बन जाए। गेट लगाने का जो निर्णय है उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 680 या 81 के लगभग जो संख्या है वो प्रभावित हो रही है और आप कह रहे हैं कि पुनर्वास के 40,000 गांव इससे प्रभावित होंगे। आपका ऐसा मानना है? परिवार। तो आपको क्या लगता है कि कार्यपालिक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है? डेमोक्रेसी जो है उसमें जो उसकी जो भूमिका है, आप बार बार कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के आदेशों के बावजूद अवमानना होती है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक जल हत्या होगी,
तो किस तरह से देखते हैं आपकी इस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या होना चाहिए और कहाँ विसंगति आपको लगती है? देखिए, 31 साल से अधिक संघर्ष जो हुआ उसमें हमने पाया भी बहुत, तो एक साबित किया कि जन संघर्षों से ही कुछ निकलता है, राजनीतिक दलीय प्रक्रियाओं से नहीं। जितनी बहस कभी हुई नहीं राज्यसभा लोकसभा में, उतनी बहस देश के दुनिया के मंच पर नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों ने करने के लिए मजबूर किया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जांच हुई, निकाल हुआ। उससे विश्व बैंक में आज भी ये माना जाता है कि नर्मदा से ही उन्होंने सीखा है, और उन्होंने एक पैनल बनाया है जिसने अभी मुझे आमंत्रित किया था। ये निश्चित कि आज नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गंभीर मोड़ पर खड़ा है। उसके दो महत्व के कारण है। एक है भ्रष्टाचार, पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्हीं को ये चाहिए था कि जमीन से टुकड़ा जब भ्रष्टाचारी नहीं निकाल सकते तो जमीन के बदले पैसा दे दिया जाए, भले लोग बर्बाद हो जाए, उनकी तो चांदी बनी रहे। और इसीलिए एनवीडीए का भ्रष्टाचार आखिर हमको साबित करके रहना पड़ा, जो हमने किया। फिर भी उनको आज तक जेल में नहीं भेजा, विस्थापितों को जेल में भेज रहे थे, उसको हमको रोकने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश काम आया। लेकिन ये निश्चित कि उसके अलावा जो भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे पुनर्वास स्थलों को 40 इंजीनियरों को इस योजना के ऑफिसेस से निकाल देना पड़ा, क्योंकि सीएजी का रिपोर्ट लेकर हम लोग हाईकोर्ट में गए और 2007 से भ्रष्टाचार पर हमने केस चलाई। इसके बावजूद पुनर्वास स्थल भी तैयार है कहना और लोग वहां स्थलांतरित हो जाने कहना, सुप्रीम कोर्ट को भी भ्रमित करना, ये किया है कार्यपालिका और राज्य शासन ने। इसके सामने हमने साबित किया तो सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास स्थलों का नवनिर्माण आदेश जीआरए पर सौंपे, और अभी तक जीआरए ने आदेश नहीं दिए, जबकि उन आदेश देने का उनका कल का आखिरी दिन है। पर दूसरी बाजू टेंडर जाहिर हो रहे हैं, 9 मई टेंडर जाहिर हो रहे हैं करोड़ों रुपयों के, इसलिए करोड़ों रुपयों का काम जबकि पूरा नहीं हो सकता जुलाई महीने में, बारिश में काम रोकना पड़ेगा, पर बारिश पूरी होने तक भी नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो इन पूर्व शर्तों के आधार पर आग्रह है कि 31 जुलाई तक गांव खाली हो जाए, वो भी कैसे हो सकते हैं, ये हमारा सवाल। तो ये थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री जो बता रही थी कि 2 महीने शेष है और यदि 9 मई को जो निर्णय लिया जाएगा तो वो एक तरीके से घातक सिद्ध होगा और कई परिवार उसमें डूब जाएंगे, और एक तरीके से ये एक कार्यपालिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार जो पनपा है और उसके कारण इतनी विसंगतियां हैं। आइए, हमारे साथ कुछ 2 महिलाएं भी हैं जिनके साथ कुछ ऐसा घटा है, आइए हम उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? क्या बोला आपको अधिकारियों ने? मुआवजा आपने नहीं लिया? फिर मुआवजा 1 तारीख पर गया थे, माई के पैसा ले ले, वो कहीं 2 लाख न ऊपर बताया थी। तो हमने कहा कि जमीन सट जमीन ले हम तो जमीन ने है, माई के जमीन का ही रबड़ आई के बनवा के देवा उनका सब। अच्छा, आपको कहा कि आप पैसे ले लो, लेकिन आपने कहा जमीन ही चाहिए, क्योंकि जमीन के आधार पे आप जिंदगी भर जी सकते हैं। हमने बोला कि जमीन चाहिए हमको। और क्या बोला? जमीन के बदले जमीन का ही होता है। आपने भी पैसे नहीं दिए? हाँ। और क्या प्रलोभन दिया आपको? जमीन ने रबड़ थोड़ी है कि बनवा देना, ऐसा बोला। बड़ा का तो बड़ी न भी देवांगे। तो देख रहे हैं आप कि एक जो महिला है काफी वृद्ध है और काफी अनुभवी है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये सोचा अपने विवेक से कि यदि जमीन नहीं रहेगी तो शायद जिंदगी भर का जो जीने का जो साधन है वो समाप्त हो जाएगा, पैसे तो खर्च हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सरकार के नुमाइंदों ने इन्हें प्रलोभन दिए, लेकिन ये तटस्थ रहे और आज इन्हें 60 लाख रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान किया गया है। उसमें भी इन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें भी कुछ लोगों के पैसे काटे जा रहे हैं। कार्यपालिक व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं वह भ्रष्टाचार को पोषित करने के लिए कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो कि संदेह के घेरे में। आने वाले 9 मई की जो बैठक है वो ये निर्णायक भूमिका से तय कर देगी कि वास्तविकता में जो आंदोलन है, जो इतनी चेतना के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या उस पर भी सरकारें गंभीर है, क्या उस पर भी यह व्यवस्था गंभीर है, या फिर इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये आने वाले 9 तारीख को ही पता चलेगा। IND 24 के लिए नवनीत रावल, बड़वानी।